हेलो एवरीवन, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। आज के इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और सिर्फ एसएससी ही नहीं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक रेलवेज, बैंकिंग में भी आपका ये उतना ही मदद करेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बात करें अगर हम रेशियो का, तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। अगर हम बात करें कि रेशियो से आप समझते क्या है, तो रेशियो जो है वो कंपैरिजन है बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज का, इसका टू सेम क्वांटिटीज का। जैसे अगर हम बात करें कि रेशियो हम लोग कैसे शो करते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई हमारा फ्रैक्शन है a by b, उसमें क्या है, आप कंडीशन समझिए कि ये a और b जो है आपका, ये को प्राइम है। क्या है ये? को प्राइम है। दैट मींस इनके बीच का जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट इज अगर हम बात करें a by b को हम लोग रेशियो में कैसे लिखेंगे? a रेशियो b, वेयर a एंड b आर क्या है? को प्राइम्स है। क्या है? को प्राइम्स है। ठीक है, एंड उनका HCF कितना हो जाएगा? एंड देयर HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और अगर और सिंपल वर्ड्स में बोले तो वैसा फ्रैक्शन जिसको और काटा ना जा सके और रिड्यूस ना किया जा सके, उसी को हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 रेशियो अगर हम बोले तो 5 रेशियो 4 में आप एक चीज देख रहे हैं कि 1 के अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो 5/4 को हम लोग 5/4 भी बोल सकते हैं या 5/4 को 5/4 भी बोल सकते हैं। करेक्ट। अब एक बात समझिए, हम अभी एक जस्ट बात बताएं आपको, एक स्टेटमेंट दिए कि रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। जैसे अगर हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो मतलब क्या है? कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप किसी के हाइट को उसके मोटापे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप अगर रमेश और सुरेश का हाइट कंपेयर कीजिएगा तो आप किसके, दोनों का हाइट के बीच में कंपैरिजन कीजिएगा। करेक्ट, तो वहां पे हाइट का कंपैरिजन है। फिर वेट का कंपैरिजन अलग होगा, तो हाइट का कुछ रेशियो आएगा, तो वहां मान लेते हैं 1/2 या आधा हाइट का, तो कुछ भी। वेट का अलग रेशियो आएगा। तो मतलब क्या है कि ये सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। तो अगर सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन है तो क्या इसका कोई क्वांटिटी होगा, कोई यूनिट होगा? कोई यूनिट नहीं होगा। तो रेशियो हमेशा याद रखिएगा, रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रेशियो क्या होता है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। ऐसा यूनिट जिसको आप लोग बोल सकते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। ठीक है, तो इतना चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। क्या है कि कोप्राइम्स है, इनका HCF 1 होता है, और ये क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू सेम क्वांटिटीज, टू सेम क्वांटिटीज लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए? बेसिक नॉलेज, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। करते हैं कि इसमें क्वेश्चन, एक बेसिक सा कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझाना है। जैसे आपको क्या दिया जाएगा, हम सपोज करते हैं a/b का वैल्यू है 3/4। क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। b/c का वैल्यू दिया हुआ है 5/4। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 5/4 दिया हुआ है, या फिर हम यहाँ पे इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, क्या लिख सकते हैं? 5/2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? a/b/c का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, a/b/c का वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए आपको दो मेथड आज हम बताने जाने वाले हैं। क्या क्या वो देखते हैं। पहला मेथड क्या है कि अब यहां पे ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है, पहला मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो इन दोनों में जो हमारा कॉमन टर्म है वो क्या है? b है। क्या है? b है। तो b का वैल्यू को हमको क्या करना है? इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है। तो कैसे होगा? इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट, और इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? ABC। A कितना हो गया? 15 हो गया, B कितना हो गया? 20 हो गया, और C कितना हो गया? 8 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15/20/8। ठीक है,
ये एक मेथड था। अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो मेथड आपको सीखना है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, जो भी चीज आपको दिया हुआ है निकालना क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब आपके पास जो जो डाटा दिया हुआ है, जो जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो लिखिए। ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, करेक्ट। बी रेशियो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। जिस जगह पे कुछ नहीं है वहां ब्लैंक रख देना है। अब जहां पे जो जगह ब्लैंक है उसके नेबर में जो भी, उसके पड़ोस में जो भी बैठा हुआ नंबर है उसको वहां पुट कर देना है। तो यहाँ खाली है, इसके बगल में कौन है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब इस जगह खाली है, इस जगह पे कौन सा है तुम्हारा नंबर आपका पड़ोस में है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे। उसका क्या करना है, सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, देखिए, है ना। इसको आप OSM मेथड भी बोल सकते हैं। मेरा मानना है OSM मेथड का मतलब होता है ऑफिसर स्टाइल मेथड, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड याद रखना है, आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे क्या है, अगर मान लेते हैं हमारे पास A रेशियो B का वैल्यू है 4:5, ठीक है। B रेशियो C का वैल्यू है 3:2, ठीक है। C रेशियो D का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको 4:2 मान ले रहे हैं, ठीक है, या फिर 4:6 मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या है कि A रेशियो E रेशियो C रेशियो D का वैल्यू क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी जल्दी फाइंड आउट कीजिए और जो करेक्ट आंसर है उसको कमेंट में डालिए, ठीक है। देखते हैं कितनों का सही जाता है। अब आसान सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम का ही जाना चाहिए। देखिए हम लोगों ने आपको क्या सिखाया अभी कि अगर ऐसा है तो पहले जो OSM मेथड है उससे ट्राई करते हैं, ठीक है। ABCD लिखें। AB कितना है, 4:5 है, ठीक है। BC 3:2, CD कितना है आपका 4:6 है। तो जिस जिस जगह नहीं है वहां क्या करेंगे, ब्लैंक रख देना है, करेक्ट, करेक्ट है ना। चलिए अब एक बात बताइए, हमने क्या सिखाया आपको, जिसका जो पड़ोसी है उस जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ खाली इसके बगल में 5 है, या अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे पड़ोसी कौन है, 3 है। यहाँ पे पड़ोसी कौन है, 4 है। यहाँ पे पड़ोसी कौन है, 4 है। अब सबको सीरीज, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब एक बात, 5 दूनी 10 10 6 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 10 4 40 हो गया, ठीक है। फिर कितना, 5 तिया 15 15 चके 60 हो जाएगा, करेक्ट। 4 तिया 12 कितना हुआ, 4 तिया 12, या अब 12 चरे 48 हो गया, है ना। काटिए, क्या ये कटता है, तो बिल्कुल कटता है। क्या टेबल से, 4 के टेबल से, तो ये 12 बार में, ये आपका कितनी बार में, 15 बार में, ये 10 बार में, और ये आपका कितने बार में, ये भी 15 बार में। आंसर क्या हो जाएगा, 12:15:10 आंसर क्या हो जाएगा, 12:15:10:15, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ये है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेशियो के बारे में समझें। अब कुछ प्रोपोर्शंस के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शंस में जब हम आएंगे तो कुछ, अगर प्रोपोर्शन का बात कर रहे हैं हम लोग तो क्या होता है वो देखिए। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई फ्रैक्शन A/B=C/D है, ठीक है, दैट इज हम उसको A/B प्रोपोर्शनेट C/D बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, C/D बोल सकते हैं, करेक्ट। क्या बोल सकते हैं, C/D। अब एक बात समझिए, इसमें क्या है ना, इस सेंटेंस आप फ्रैक्शन वाले पहले वाले समझ रहे होंगे कि इस पार्ट का जो भी रेशियो है, इस पार्ट का जो भी रेशियो है, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चीज सीखना है, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, मान लेते हैं ये चौथा टर्म है। हमेशा याद रखिएगा क्या याद रखना है कि आपका ये जो पहला टर्म का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा। दैट इज AD इज इक्वल टू क्या होगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अब इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं पहले हम लोग मीन प्रोपोर्शन के बारे में। किसके बारे में, मीन प्रोपोर्शन के बारे में। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है,
आपको बता दिया जाए, मीन प्रोपोर्शन में होता है अगर a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी है, तो ये जो b वाला टर्म है b स्क्वायर जिसको बोलते हैं दैट इज ac, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ac। तो इसी b को हम लोग क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, जो दोनों के बीच में लाई कर रहा हो या दोनों को कनेक्ट कर रहा हो वो नंबर। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हो गया। चलिए अब आते हैं आपके लिए कुछ और भी चाहिए, जैसे क्या है ये आप लोग लिखते चले जाइएगा। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगे, जैसे डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई रेशियो है a रेशियो b, क्या है हमारे पास a रेशियो b है। तो अगर हम इसके डुप्लीकेट रेशियो का बात करें, अगर हम इसके डुप्लीकेट रेशियो का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्या हो जाता है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, याद रहेगा। चलिए अगर हम लोग इसके सब डुप्लीकेट रेशियो को निकालने के लिए बोला जाए, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट a बाई बी। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमारा कोई रेशियो है a रेशियो, उसका डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर कर देना है, डुप्लीकेट तो उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो सिमिलरली आप खुद बताइए कि ट्रिप्लीकेट रेशियो का अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें ट्रिप्लीकेट रेशियो का तो वो हो जाएगा a क्यूब बाई बी क्यूब, कह सकते हैं, ठीक है। तो सब ट्रिप्लीकेट जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट में। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ a बाई बी, दैट इज क्यूब रूट a बाई बी, ठीक है। अब लास्ट एक बच रहा है हमारे पास, वो क्या है कंपाउंड रेशियो। क्या होता है, क्या होता है कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो में हमें समझना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई तीन रेशियो है, a बाई सी बाई डी और क्या है a बाई बी डी और e बाई एफ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड रेशियो क्या है, क्या है कंपाउंड रेशियो क्या है, तो कुछ नहीं होता है। कंपाउंड रेशियो इज द प्रोडक्ट ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या है कि इन सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a इंटू सी इंटू हो जाएगा, और सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए तो b इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा f हो जाएगा। हम तो इसको क्या लिख सकते हैं a c e बाय b d f, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। चलिए इन सबको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा और आप बहुत चीज सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए जो पहला क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने बताया आपको मीन प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 18 एंड 54। तो हमने आपको क्या सिखाया कि अगर a रेशियो b प्रोपोर्शनेट c रेशियो d है ना, तो मीन प्रोपोर्शन का होता है बीच वाला होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो 18 एंड 54 दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या मीन प्रोपोर्शन। अभी जस्ट फार्मूला भी लिखा है, तो b इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ac होता है ना। तो a कितना है हमारा, तो अंडर रूट 18 इंटू 54 कर देंगे। अब अगर 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 54 तो 2 इंटू 27 का अगर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब आप देखिए कहाँ कहाँ हमारा पेयर बन रहा है, तो एक 3 का पेयर, एक यहाँ 2 का पेयर बन रहा है और एक यहाँ 3 का पेयर बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, करेक्ट। 2 इंटू 3 कितना हो गया ना 6, और 6 3 18, दैट इज 18 रूट 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18। देखिए अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन का बात करें, यहाँ मीन प्रोपोर्शन का बात है और तीसरा प्रोपोर्शन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये चीज को बार बार आपको समझाया जा रहा है, a रेशियो b रेशियो प्रोपोर्शनेट c रेशियो d है। अगर हमें थर्ड का बात किया गया है, किसका थर्ड, मतलब मीन प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे आपका क्या है a रेशियो b, और यहाँ पे आपका मान लेते हैं ये c है आपका, ठीक है। आप क्लियर होगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ये केस ऐसा है, मतलब प्रोपोर्शनेट वाला केस है, कब, जब मीन प्रोपोर्शन है। हमारे पास a और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो c का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस होता है। तो b इंटू बी कितना है, तो हमारे पास b कितना है, तो 18 इंटू 80 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं a इंटू सी। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो a का वैल्यू हमारे पास है
कितना, तो वो 12 है। कितना है हमारे पास, 12 है ना। तो 12 इंटू सी कर देते हैं, तो c इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 18/12 हो जाएगा। अब देखिए ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक मेथड ये है, अब समझना है अगर अच्छे से, और तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या है, b बाई सी है। आप यहाँ पे पुट कीजिए, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 12/18 इंटू 18 बाई, सॉरी इंटू नहीं, इक्वल टू, क्या है यहाँ पे, इक्वल टू है ना। तो आपके लिए क्या हो जाएगा ये, तो a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी था, तो a हमारे पास है कितना 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 18/c है। आप इसको सॉल्व कीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 18/12, बात वही पड़ जाएगा 27 है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस टू प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the second proportion between 9 and 16? हमारे पास मांगा क्या है, मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन मांगा गया है और दो टर्म दिया, मतलब मीन प्रोपोर्शन का केस है। तो मीन प्रोपोर्शन हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं b इज इक्वल टू होता है अंडर रूट AC होता है। तो अंडर रूट अगर हम करें 16 इंटू 9 तो वो हो जाएगा आपके लिए 144 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि 6200 रुपया डिवाइड किया गया तीन पार्ट में इन द रेशियो 1:2, 1/2, 1/3, 1/5 रेस्पेक्टिवली, फाइंड दिस थ्री शेयर्स। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोलेगा सर आप तो यहाँ पे रेशियो बता रहे थे, तो फ्रैक्शन में दिया हुआ रेशियो, तो करेंगे क्या। तो देखिए हमारे पास रेशियो क्या है, 1:2 है, 1/2 रेशियो 1/3 है, रेशियो 1/5 है। तो इनको अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है या नेचुरल नंबर में, तो करना क्या है, तो जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है उन सबका एलसीएम ले लीजिए। क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 हो जाएगा तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, जब 30 आ जाएगा तो 1/2 को हम क्या करेंगे, अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1/2 और एलसीएम से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 था ये 10 हो गया। और 1/5 को क्या हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 30 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो आपका रेशियो क्या हो गया, तो रेशियो हो गया आपका 15:10:6। अब एक बात बताइए, 15 यूनिट, 10 यूनिट, 6 यूनिट में भाग दिया गया है, तो मान लेते हैं यूनिट जो है आपका x है, टोटल है कितना 6200 रुपया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 15x प्लस 10x प्लस 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। या और अच्छे से दूसरे तरीके से अगर बोला जाए तो 15 यूनिट, 10 यूनिट, 6 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितना हो गया 15, 30, 25 और 6 31 यूनिट, 31 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, तो 6200 रुपये है, या 31x भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 200 रुपये, डिवाइड कीजिए 200 आ जाएगा। तो पहले पर्सन के पास कितना यूनिट है, 15 यूनिट है। तो अगर हम फर्स्ट का बात करें तो उसके पास है 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो गया आपका 3000 हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले के पास कितना है, उसके पास 10 यूनिट है, तो 10 इंटू 200 कर देंगे, दैट इज कितना हो गया, ये 2000 हो गया। थर्ड के 6 यूनिट है, तो अगर थर्ड के पास 6 यूनिट है तो दैट इज 6 इंटू 200 कर देंगे, दैट इज कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। बहुत नाइंसाफी हुआ है, पहले वाले को तो बहुत ज्यादा दे दिया गया है ना। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आए तो हमें उसको सिंपल रेशियोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो सिंपल सा बात है, आप लोग जान ही रहे होंगे। खैर क्वेश्चन, A bag contain ₹165 in the forms of ₹1.50 and 25 paise coin. What is the ratio of number of coins? If the ratio of the number of coins is 1:2:3, find the number of coins of 25 paise. अब देखिए एक बात बताइए, पहला क्या है, तो ₹1 का है, फिर किसका है, तो वो 50 का है, 50 पैसे का है ना, और क्या है, और 25 पैसे का दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, क्या हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो नंबर ऑफ कॉइन्स किस रेशियो में है, तो वो है आपके 1:2 कितने, ये यहाँ पे ये नहीं डालिए, ये थोड़ा सा
चलिए ठीक है, तो 1:2:3 के फॉर्म में है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमारे पास दिया और कुछ है तो नहीं है, निकालना क्या, नंबर ऑफ 25 पैसे। अब कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर रुपीस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, रुपीस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आपको ये जो रेशियो है उसको वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, वैल्यूज में, रुपीस वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है, लेकिन दिया हुआ क्या, 165 रुपीस दिया हुआ है। तो जब रुपीस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जब नंबर ऑफ कॉइन्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे। तो जब रुपीस का वैल्यू दिया होगा तो हम लोग को जो रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया होगा उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये एक सिक्का है, नंबर ऑफ कॉइन्स का बात करें, अगर ये एक सिक्का है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा रुपीस में। अगर ये दो सिक्का है 50 पैसे का तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीस वैल्यूज मानते हैं, ठीक है। और आपके पास 3 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो वो कितने हो जाएंगे, तो ये 3/4 रुपीस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे। अब देखिए फिर से आपके पास रेशियो क्या है, ऐसे फॉर्म में आ गया है। किसके फॉर्म में, एस। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, 4:3 बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का वैल्यूज के फॉर्म में इतना आ गया, तो वैल्यूज कितना है, तो यूनिट का अगर ऐसा निकल गया तो 4 4 8 11, तो ये 11x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 100 कितना है, 165 है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो 15 दिया 45 कॉइन है, किसके, इसके, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया है ना। अब नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं आया, तो अब एक बात बताइए कि x का वैल्यू अगर 15 है तो हम यहाँ पे ना, तो रुपए कितना हो गया, 45 रुपीस का वैल्यू दे रहा है। वो कितना का वैल्यू दे रहा है, तो वो 45 रुपए का वैल्यू दे रहा है, रुपीस 40। अब 45 रुपए का अगर 25 सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का कितना होगा, तो आपको निकालने का तरीका पता है कि 25 पैसे का सिक्का कितना होगा कि 45 रुपया हो जाए। तो सीधा सा बात है, 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 45 रुपए में कितना सिक्का, 180 सिक्का। तो ₹25 पैसे का सिक्का कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 180। कितने हो जाएंगे, 180 कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है। अब बैग कंटेन ₹150 पैसे 25 रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है और नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो पिछले वाले में हम लोग रुपीस में वैल्यू कन्वर्ट किए थे, अब नंबर ऑफ कॉइन्स के फॉर्म में रेशियो को लेके आएंगे। किसके फॉर्म में लेके आएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स के फॉर्म में। तो अगर ये 1 रुपया का है, ये 50 पैसे का है, ठीक है, और ये 25 पैसे का है। हमारे पास क्या है, तो वैल्यूज है, रुपीस वैल्यूज है। तो वैल्यूज कितने कितने हैं, तो 4 और 3 है, 4:3, ठीक है, वैल्यूज है। तो अगर वैल्यूज ये है, तो एक बात बताइए, अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालें, क्या निकालें, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालें, तो 1 रुपया है और वैल्यूज का 4 रुपया है, तो 1 रुपया का सिक्का कितना होगा, 4, ठीक। रुपया हो रहा है तो 50 पैसे का सिक्का कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपया में 8 सिक्के। अब यहाँ पे वैल्यूज कितना है, 3 रुपया है। तो अगर 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 3 रुपया में 4 12 सिक्का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, देखिए ये कट जा रहा है, तो 1:2:3 हो गया। क्या हो गया, 1:2:3 हो गया। किसका, नंबर ऑफ कॉइन्स का। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 180 है, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 यूनिट दैट इज 6। x इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 180 बोल सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स का हमें निकालना है, यही निकालना है, नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहला कॉइन कितना है, 30 है, 1 रुपया का सिक्का। दूसरा कॉइन कितना है, 60 है। तीसरा कॉइन कितना है, तो 90 है। अब देखिए क्या आंसर सही है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपए का सिक्का कितना है, तो ₹1 का सिक्का है हमारे पास 30 है, और 50 पैसे का सिक्का कितना है, तो वो भी हमारे पास कितना है, वो 60 है। कितना है, 60 है। और 25 पैसे का सिक्का कितना है, तो वो हमारे पास है कितने, तो वो है 90, है ना। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, रुपीस पर्स। अब इसमें क्या आएगा, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, हैव अ गुड डे एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।